students, welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss a new chapter, that is the age of industrialization. हिस्ट्री का चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है. अब हम इस चैप्टर में बेसिकली ये देखने वाले हैं कि आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द वार बहुत सारी चीज़ें हुई, तो किस तरीके से अब वार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ कुछ कुछ कहलाने लगी, कुछ अभी भी कहीं ना कहीं थी किसी न किसी के अंडर, बट स्टिल अब ये सारी चीज़ें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया था. अब यहाँ पे लोग चाहते थे कि डेवलपमेंट हो, तो किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो फेज़ है वो आया, हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, अगर हम बात करें, इन 1900 अ पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर E.T. Paul produced a music book that had a picture on the cover page. तो एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर थे E.T. Paul, उन्होंने एक म्यूज़िक बुक बनाई दैट हैड अ पिक्चर ऑन द कवर पेज अनाउंसिंग द डॉन ऑफ द सेंचुरी. अब बोलोगे पिक्चर का हमारा क्या काम, हमें तो चैप्टर से मतलब है. तो बेटा पिक्चराइजेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली फ्रॉम द हिस्ट्री, ये ज़रूर से बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं. तो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि जो पिक्चर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बेसिक पॉइंट्स हैं, इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, ये सारी याद करेंगे, तो ये सोच में मत रहना. पिक्चर्स आर एज इक्वल एंड एज इम्पॉर्टेंट एज द अदर पार्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से पब्लिशर थे जिन्होंने डॉन ऑफ द सेंचुरी के बारे में क्या लिखा था. तो ये सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को हमें क्लीन एंड क्लियर तरीके से पढ़ना है. बेसिकली हर समय मैं ये बोलती हूँ कि आपके पास आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए, जिससे कि एकदम जब लास्ट टाइम आता है हमारा ये हिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमारे पास क्योस ना हो, पैदा ना हो, जिसकी वजह से हमें क्या हो, डिफ़िकल्टीज़ हो. तो पहले ही हमारे पास वो नोट्स हमें मिलते रहेंगे, हमारे पास होंगे, तो बहुत ईजी तरीके से हम उन्हीं चीज़ों को याद रख सकेंगे. ठीक है. At the center of the picture is a goddess-like figure, the angel of progress, bearing the flag of the new century. ठीक है, as you can see the picture. ठीक है, यहाँ पर she is gently perched on a wheel with wings symbolizing the time. वहाँ पर उनके पास wings हैं, जिसकी वजह से वो क्या symbolize कर रही है, टाइम को. Her flight is taking her into the future. Floating about behind her are the signs of progress. जो कि कौन कौन से progress वहाँ पर उन्होंने देखे, that is the railway, camera, machines, printing press and the factory. ठीक है, as you can see the picture, NCERT में भी ये क्लियर तरीके से दिया हुआ है, तो confusion नहीं होगा. ठीक. Next, the glorification of machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of a trade magazines over 100 years ago. It shows two magicians, दो magicians उन्होंने वहाँ पर शो किए हुए हैं. These images offer us the triumphant account of the modern world. किस तरीके से अब यहाँ पर लोग या कंट्रीज़ अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी. वार्स एक तरफ हो गए, हर चीज़ें एक तरफ हो गई, जहाँ का डिवीज़न होना था वो हो गया, एक्सपेंशन होना था वो हो गया. अब यहाँ पे लोग क्या चाहते थे, चेंजेस चाहते थे, और ये चेंजेस किस तरीके से आए, विद द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. Within this account, the modern world is associated with rapid technological changes. तो मॉडर्न वर्ल्ड को अगर एक एग्जाम्पल के तौर से देखें, तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए उस समय पे जो आज की डेट में भी हमारे पास अवेलेबल हैं, विथ दी यू कैन से मॉडिफाइड फीचर के साथ. ठीक है. चेंज एंड इनोवेशंस, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड स्टीमशिप्स, ये सारे के सारे क्या हुए थे, हमने देखा ये प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरीके से इनका इन्वेंशन होना स्टार्ट हुआ था. The history of industrialization thus becomes simply a story of development. जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड आया उस समय की बात हम कर रहे हैं, जब वार्स हो रहे थे पूरी की पूरी कंट्रीज़ में, कहीं कहीं पे वर्ल्ड वार 1 हुआ, 2 हुआ. इसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट आए, उस टाइम के इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक सिंपल वर्ड में डिफाइन किया गया है, एंड दैट इज़ द वर्ड डेवलपमेंट. एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स एज अ वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. दो चीज़ें हुई, फर्स्ट तो हुआ डेवलपमेंट, दूसरा हुआ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. किस किस तरीके से हुए वो हम आगे देखेंगे. टू मैजिशियंस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो पिक्चर शो करी हुई है. टू मैजिशियंस पब्लिश्ड इनलैंड प्रिंटर्स, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1901. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि किस तरीके का है, पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का जो टाइम फेज था वो हम जानते ही, चलो उसको थोड़ा सा और देख लें। When we talk of industrial production, we refer to the factory production। जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात आ रही है वहाँ पर हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन। मतलब छोटी छोटी फैक्ट्रीज उस समय पे भी हुई थी। इंडस्ट्रीज यानी कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तौर पे काम होते हैं, लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट के पहले भी यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे डेवलपमेंट्स होते थे जिसको फैक्ट्रीज के तौर पे देखा जाता था, बी इट एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, When we talk of industrial workers, we mean the factory workers। और ये तब की बात हो रही है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था। ठीक है, histories of industrialization very often begin with the setting up of the first factories। यहाँ पर जब फर्स्ट फैक्ट्री को सेट किया गया वहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फेस है, चाहे वो छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, कोई भी हो, यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस जो है वो चालू हो गया। Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization। मतलब बहुत से हिस्टोरियंस ने ये जो फेज़ था जहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्रीज अब आना स्टार्ट हुई थी, उस फेज़ को क्या डिफाइन किया है, proto-industrialization। In the 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to the peasants and artisans, persuading them to produce for an international market। अब ट्रेडिंग तो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रेडिंग तो वर्ल्ड वार हुआ नहीं हुआ, वार्स हुए नहीं हुए, तब से चली आ रही है। थ्रू बड़ी बड़ी जो रिवर्स होती थी, ओशंस होते थे, उनको पार करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री भले ही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता था, बट स्टिल दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन अब ये जो फेज़ था जब जहाँ पर हमें लगता था कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, धीरे से जब वो सेट होनी स्टार्ट हुई तब तो लोगों का इंटरनेशनल मार्केट के प्रति जो इंटरेस्ट था वो और ज़्यादा डेवलप होने लग गया, एंड पीपल बिगिन्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग in the international market। When the expansion of world trade and the acquisition of the colony in different parts of the world, the demand for goods began growing। जैसे जैसे एक्सपेंशन होने लग गया, बहुत सी कंट्रीज़ एक दूसरे में मर्ज हुई, एक्सपांड हुई, कोई रिजिड हो गई, कोई किसी में मर्ज हो गई, तो ये सारी चीज़ें जब ओवरऑल ख़त्म हो गई, डेवलपमेंट के प्रति अब गए, डेवलपमेंट के साथ जाने लग गए अब लोग में, तो अब यहाँ पे चीज़ें क्या होने लग गई थी, पीपल वॉन्टेड द गुड्स दैट फॉर दैट जो उनकी डिमांड होती थी उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए वो ग्रो करने लग गई। But the merchants could not expand production within towns because here urban crafts and trade guilds were the powerful one। तो जितने भी मर्चेंट्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में तो अपना एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सी चीज़ें सेट थीं। तो अब ये क्या चाहते थे, हम एक्सपेंशन तो चाह रहे हैं लेकिन अपने तरीके से चाह रहे हैं, हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने ही एरियाज़ में ये सारी चीज़ें डेवलप करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, as you can see spinning in the 18th century। ठीक, these associations of producers that trained craftspeople maintained control over production, regulated competition and also the prices and restricted the entry of new people into the trade। मतलब जितने भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, वो सारी की सारी उसी समय तक थी और यहाँ पर जो न्यू कंपटीशन था वो ये लोग नहीं चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए जब 10 लोग हैं तो उसके लिए आगे से ज़्यादा लोगों की क्या ज़रूरत है। तो वो क्या चाहते थे, न्यू पीपल जो थे उनको इस ट्रेड में हमें एंट्री नहीं देनी है। Rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products। It was therefore difficult for new merchants to set up business in towns क्योंकि already towns में जो लोग set हैं वो क्यों हटेंगे और वो कंपटीशन को और क्यों बढ़ने देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी थी किसकी एंट्रीज, नए नए मर्चेंट्स की। तो अब इनके लिए क्या था, एक चुनौती थी कि भाई अब हम क्या करेंगे, हम भी तो चाहते हैं ट्रेडिंग हो, गुड्स सर्विसेज जितनी भी चीज़ें वो हम भी अपने तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो सो दे टर्न्ड टू द कंट्री साइड। टाउन्स में तो उनको कहीं की वो एंट्री नहीं मिली, तो अब ये कंट्री का जो साइड होते हैं वहाँ पर इन्होंने अपनी एंट्रीज स्टार्ट करी और बिजनेस स्टार्ट करना चालू किया।
इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बिगैन वर्किंग फॉर द मर्चेंट। तो जितने भी मर्चेंट्स थे उनके लिए जो भी पुअर्स लोग थे, जो इनको अपनी डेली बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी करना था, बट वो दे वर अनेबल टू डू दैट बिकॉज नोबडी अलाउड देम टू डू सो। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कंट्री साइड में नए नए मर्चेंट्स आने लग गए तो ये जो पुअर पीजेंट्स और फार्मर्स थे, जो आर्टिसंस थे, जितने भी लोग थे, अकॉर्डिंगली इन्होंने इनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। इन रिटर्न दे विल बी गेटिंग द मनी। Cottagers and poor peasants who had earlier dependent on common lands for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay and straw, had now to look for alternative sources of the income. ठीक है? Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household. तो जिनके पास अपने अपने छोटे छोटे प्लॉट्स हुआ करते थे, जिनमें वो पहले अपने तरीके से जी लेते थे, लेकिन चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस आए, तो यहाँ पर अब दे वर अनेबल टू सर्वाइव विद दीज टाइनी प्लॉट्स। सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, अपने प्लॉट्स के साथ साथ दूसरों के में भी काम करने लग गए, जिसकी वजह से उनको क्या मिलेगी, अर्निंग मिलेगी। So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasants' household eagerly agreed because they were not having any other choices. They have to do that for their survival. ठीक है? By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots as well. तो यहाँ पे चीज़ें क्या होने लग गई, उनके साथ साथ ये अपने फील्ड्स पे भी काम करने लग गए, जिसकी वजह से जो एक अर्निंग है उसको एक प्रॉपर बेस मिल जाएगा। जितना लॉस उन्होंने प्रीवियसली बेयर किया था, एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं तो ओवरकम होगा। तो इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें काम करना स्टार्ट कर दी। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन, ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज़ ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने प्लॉट्स के साथ साथ दूसरों में भी काम करने लगे। तो इनकी जो इनकम प्रीवियसली जो जनरेट कभी हो ही नहीं पाई थी, दे वर लिविंग इन अ वेरी सिवियर कंडीशन, वेरी पुअर कंडीशन, धीरे धीरे अब वो स्टेबिलिटी की तरफ लौट रही थी। ठीक है? विद इन दिस सिस्टम अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द टाउन एंड दी कंट्री साइड। तो धीरे से एक छोटा सा रिलेशनशिप मेंटेन होना स्टार्ट हो गया बिटवीन द टाउन पीपल एंड द कंट्री साइड पीपल। Merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside. तो जितने भी merchants थे, जो नए नए merchants थे, जो चाहते थे उस समय पे उनकी भी क्या हो, चीज़ों की डेवलपमेंट हो, लेकिन ऑलरेडी जो मर्चेंट एस्टैब्लिश थे वो तो ये पॉसिबल नहीं होने देते। तो यहाँ पर इन्होंने क्या तिकड़म बिठाया कि काम तो हमें करना ही है, कैसे भी करें, भले ही हम रहेंगे टाउन्स में, लेकिन सारा का सारा काम अब किस साइड से होगा, पूरा का पूरा कंट्री साइड से। दो जिससे इनको जो लेबर्स थे उनका भी खर्चा ज़्यादा नहीं होता था, वो लेबर वहीं के थे तो वहीं पे आके अपना काम करके वो वापस से अपने प्लॉट्स में लौट जाते थे। ठीक है? सो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे सेट होने लग गई और एक healthy relationship you can say started between the merchants from the urban side also and from the countryside as well. A merchant in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners. क्या तरीके से काम होता था? The yarn जिसको thread बोला जाता है that was spun was taken in subsequent stages of production to the weavers, fullers and then to the dyers. पहले तो क्या काम होता था, जो मर्चेंट होता था इंग्लैंड का वो वूल को परचेज करता था फ्रॉम दी वूल स्टेपलर एंड कैरिड इट टू दी स्पिनर्स। वूल खरीद के वो स्पिनर्स के पास लेके जाता था। फिर यहाँ पे काम का डिवीजन है, किस तरीके से धागे को अलग किया जाता था, सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू वीवर्स, ऑल्सो टू फुलर्स एंड देन जब वो चीज़ें प्रोड्यूस हो गई तो वो कहाँ जाएगा, डाई होने जाएगा। ठीक है? द फिनिशिंग वॉज डन इन लंडन। लेकिन इंग्लैंड से स्टार्ट होके जब ये प्रोसेस धीरे धीरे वीवर्स और फुलर्स और डायर्स के पास पहुंच जाता था, तब इसका जो एंड प्रोडक्शन था वो कहाँ होता था, जो फिनिशिंग थी वो कहाँ होती थी, लंदन में होती थी। बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट, लंदन in fact came to be known as the finishing center at that time when the industrialization has just been started. ठीक है? नाउ अब यहाँ पर ये तो देख लिया कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था वो कैसा था। नाउ एग्जैक्टली अब जो फैक्ट्रीज हैं वो किस तरीके से आई हैं। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय 1730s। तो 1730s में जो फैक्ट्रीज का
स्टार्टिंग पॉइंट था इंग्लैंड में वो हो चुका था, ठीक है। बट इट वॉज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई। 70s में स्टार्ट हो गया था, लेकिन मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी और यू कैन से लेट 18th सेंचुरी में जो फैक्ट्रीज का नंबर्स था वो धीरे धीरे मल्टीप्लाइड होना स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज द कॉटन। तो जो पहली इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी वो कौन सी हुई थी? कॉटन की स्टार्ट हुई थी, जिसको पहला फर्स्ट सिंबल भी के तरीके से भी बताया जाता है। Its production boomed in the late 19th century. This increase was linked to a number of changes within the process of production. क्या क्या increments हुए, क्या क्या linkings हुई production में, वो सारी चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़, a series of inventions, एक साथ बहुत सारे inventions start हुए। पहला हुआ किसके थ्रू? By the Richard Arkwright created the cotton mill in the 18th century, increased the efficacy of each step of the production process। तो पहला इन्वेंशन तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जो पहला इन्वेंशन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? बाय द रिचर्ड आर्कराइट, जिन्होंने फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ द कॉटन मिल किया, ठीक है। Now the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill। तो यहाँ पे अब मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो अब मिल में कॉस्टली मशीन्स को हम क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। All the processes were brought under one roof and management, which allowed supervision over the production process, a watch over the quality and the regulation of the labor। तो डिफरेंट स्टेप्स थी टू बी फॉलोड। पहला था हमारा मैनेजमेंट, पूरा का पूरा देखना किस तरीके से होगा, पूरा एक ही छत के नीचे, जिसका क्या क्या इंक्लूड किया गया? प्रॉपर सुपरविजन चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोसेस की नॉलेज चाहिए, वॉच चाहिए पूरा कि किस तरीके से कैसा प्रोडक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर कि लेबर्स को किस तरीके से हमें रेगुलेट करके रखना है, ठीक है। In the early 19th century, factories increasingly became an intimate part of the English landscape. So visible were the imposing new mills that contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the by-lanes and the workshops where production still continued. तो जहाँ पर जब मिल की स्टार्टिंग हो गई थी with the new inventions of the machines, people started देखते हैं ना किसका पूरा का पूरा फोकस किस पे चला गया? उन मिल्स पे चला गया। ये देखना भी ज़रूरी था कि उस टाइम पे जो हैंडमेड स्पिनर्स थे, जो स्पिनिंग्स हो रही थी, वीविंग हो रही थी, वो भी साइमल्टेनियसली कंटिन्यूड थी। लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या हो रहा था? यहाँ पे जब फैक्ट्रीज आने लग गई तो पूरा का पूरा फोकस किस पे गया? फैक्ट्रीज पे गया। किस तरीके से एक ही मैनेजमेंट के अंदर हर सारी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, रेगुलेशन ऑफ वर्कर्स, सुपरविजन ऑफ वर्क, किस तरीके से है ना काम को सुपरवाइज करेंगे, मैनेजमेंट किस तरीके से चलाएंगे। तो लोग रादर देन फोकसिंग ऑन द अदर मिल्स, अदर थिंग्स जो वीविंग थी, स्पिनिंग थी, अब फोकस किस पे आ गया? पूरा का पूरा फैक्ट्रीज पे आ गया था, ठीक है। द फेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, फर्स्ट फेस कैसा रहा? द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली ऑफ द कॉटन एंड द मेटल्स, ठीक है। तो दो इंडस्ट्रीज सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, पहली हुई थी कॉटन, दूसरा हुआ था हमारा मेटल्स, ठीक है। और ये मेटल्स कौन कौन से? लाइक द आयरन ओर, पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ था। Growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to 1840. After that, the iron and steel industry led the way. With the expansion of railways in England from the 1840s and in the colonies from the 1860s, the demand for iron and steel increased rapidly. देखो भाई, दोनों इंडस्ट्रीज आपस में मिली जुली तो है नहीं, एक है कॉटन, एक है मेटल। लेकिन शुरू में जब कॉटन का इंट्रोडक्शन हुआ था, जब कॉटन ने पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा था, उस समय पे मेटल इतने नहीं होते थे, मेटल स्पेशली द आयरन एंड स्टील।
लेकिन जब रेलवेज का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली अभी हम जब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड में कब स्टार्ट हुआ? 1840 में, लेकिन जब धीरे धीरे वो कॉलोनीज़ में भी स्प्रेड होने लग गया तो 1860 तक पूरा का पूरा जो मार्केट था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, वो जहाँ सेकेंड पोजीशन में था अब वो धीरे से फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका था, बिकॉज दे हैव कैप्चर्ड द मार्केट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या इंक्रीमेंट हो रहा था? रेलवेज बन रही थी। By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about $77 million, double the value of the cotton export. ठीक है, सेकेंड हमारा क्या हुआ? द न्यू इंडस्ट्रीज could not easily displace the traditional industry. Even at the end of the 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sector. ठीक, textiles was a dynamic sector, but a large portion of the output was produced not within the factories but outside with the domestic units. जहाँ पर फैक्ट्रीज तो स्टार्ट हो गई, मिल्स भी बन गए, ये स्पेशली किसकी बात हो रही है? कॉटन्स की, कॉटन बन गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये जो इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री या फैक्ट्री के सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उतनी इस्टेब्लिश नहीं थी। अभी भी जो पूरा मार्केट था ऑफ द कॉटन मार्केट जो इसको हम बोलते हैं, तो वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ अभी भी डोमेस्टिक यूनिट्स के थ्रू ही चल रहा था। और ये डोमेस्टिक यूनिट्स हमारे कौन कौन से थे? जो हैंडमेड थिंग्स पे अभी भी फोकस कर रहे थे। ठीक है, थर्ड, the pace of change in the traditional industry was not set up by steam powered cotton or metal industry, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and production of the implement. तो जहाँ पर छोटे छोटे जैसे कॉटन हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, ये तो हम बड़े इस पे बात कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन देयर वर इन्वेंशंस हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। और वो कौन कौन से थे? प्रोसेसिंग हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, फर्नीचर बन रहे थे, कार्स बन रही थी, ये सारी चीज़ें भी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर क्या हो रही थी? इम्प्लीमेंट हो रही थी। फोर्थ क्या रहा? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जितने भी आए ऑकर्ड स्लोली। तो जितने भी चेंजेस आए वो आए तो, लेकिन वो धीरे धीरे आए। ऑब्वियसली उस समय से आज के समय को अगर हम कंपेयर करें तो वी आर हैविंग द थिंग्स जो हम चुटकी बजा के हमें मिल सकती है, वेदर इट इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो टेक्नोलॉजी वाइज। आज अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं थ्रू द कैमरा, थ्रू द स्मार्ट बोर्ड, तो यहाँ पर विद द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो जस्ट इमेजिन, ये तो बहुत बाद की चीज़ें हैं, पहले जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी तो ये धीरे से ही स्टार्ट हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब न्यू टेक्नोलॉजी आई तो, लेकिन वो उनका जो ग्रेजुअल प्रोसेस था वो क्या था? स्लोली था। New technology was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. अब ये जो नई टेक्नोलॉजी उस समय पे अगर आई होती तो ऑब्वियसली लोगों के मन में रहती है कि यार अगर ये हमसे कुछ भी बटन गलती से दब गया तो ये ख़राब हो जाएगा, और ये ख़राब हो जाएगा तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आज के समय पे तो ये क्या है, तुरंत हम जाएंगे इसको सर्विस स्टेशन में देंगे, इसकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो ख़राब हुई होंगी वो वापस आ जाएंगी। लेकिन क्या उस समय पे ये पॉसिबल था जब इंडस्ट्री सेट हुई थी? तो दैट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लोग बड़ी बड़ी मशीनरीज भी मंगाने लग गए, बट देर वर हैविंग दिस फियर इन देयर माइंड कि इफ़ समथिंग हैपन्स तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी भाई वो बहुत ज़्यादा रहेगी, विच वी कैन नॉट अफोर्ड एट दैट टाइम व्हेन वी हैव परचेज्ड द मशीन विच इज़ सो वेरी मच कॉस्टली। ठीक है, द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज वेरी मच कॉस्टली। They were not effective as their inventors and manufacturers claimed. ठीक, तो उस समय पे ये भी चीज़ें थी, लाइक यू कैन सी यहाँ पे स्पिनिंग हो रही है, तो ये मशीन्स किस तरीके से काम कर रही हैं, अगर ज़रा सा भी इसका कुछ भी ख़राब हुआ तो उस समय पे जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा बेरेबल नहीं था। अब हैंड लेबर और स्टीम पावर के बीच में क्या चीज़ें रहीं? In Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large numbers in search of the jobs, waiting for the work.
सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेजेस और हाई वेज कॉस्ट। तो यहाँ पर उस समय पे जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बूम चल रही थी कि हाँ हर जगह इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, चाहे वो कोई भी मशीन से रिलेटेड हो, कोई भी फैक्ट्री हो, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, तो यहाँ पे जब मशीन्स बढ़ रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, तो काम भी है। तो काम उस समय पे इतना ज़्यादा था लोगों के पास कि अगर एक वर्क के पीछे कम से कम ये कह सकते हैं हम, एक नहीं तो 10-10 लोग हुआ करते थे। तो फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन नहीं उस समय पे पहुंच पा रहा है तो दूसरा उस चीज़ को ओवरकम कर लेगा। तो यहाँ पे न वेजेस की कमी थी, न हाई वेजेस का यहाँ पे प्रॉब्लम था लोगों को, क्योंकि उनको ऑलरेडी वर्कर्स उसी रेट पे ईजिली मिल जाते थे। Industries where production fluctuated with the season. Industrialists usually preferred hand labor employing workers for the season. Seasonal employment मतलब आप ये सोचो तब से है। Machines were oriented to producing uniform standardized goods for a mass market. अब जो ये machines हैं वो एक या दो तो बनाएगी नहीं, क्योंकि भाई मशीनें बड़ी चीज़ है, तो ये जो बड़ा मार्केट होता था उसके लिए ही इसका प्रोडक्शन मेनली यूज़ में आता था। But the demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes, which required human skill, not the mechanical technology. Handmade products came to symbolize refinement and class. They were better finished, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिज़ाइन। जहाँ मशीन है वहाँ मशीन एक तरीके के हज़ारों कपड़े निकालेगी क्योंकि वो मशीन से निकल रहे हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड जो हैंडमेड है तो वो डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ प्रोड्यूस्ड होंगे और उसमें एक एक जन का इंडिविजुअल इफेक्ट होगा क्योंकि वो हाथ से बन रही है। एक पर्सन एक बार में एक ही चीज़ बनाएगा, लेकिन वो जो भी बना के देगा वो एकदम फाइन क्वालिटी की होगी, फाइन डिज़ाइंड होगी और इंडिविजुअल अटेंशन के साथ मिलेगी। कंपेयर इट विद द इंडस्ट्रियलाइज्ड वाली जो मशीन होगी, तो इसलिए जो मशीन मेड्स गुड्स होते थे वर फॉर द एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। ठीक है। In countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. This was the case in the 19th century, जहाँ पर अमेरिका, 19th century अमेरिका, ब्रिटेन however had no problem in hiring the human hands, क्योंकि अभी भी यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही थी, जहाँ इंग्लैंड प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, अभी भी देश ऐसे थे जो कि अभी भी हैंडमेड चीज़ों पे या हैंड लेबर पर ही ट्रस्ट फैक्टर अपना डेवलप करके रखे हुए थे। नाउ वी हैव सीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस कैसा कैसा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके की थी, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा, फिर उसके बाद फैक्ट्रीज आने लग गई बड़े बड़े शहरों में, सिटीज़ में, स्टेट्स में, किस तरीके से हैंड इन हैंड से काम हो रहा था। कुछ लोग अभी भी क्या प्रिफर कर रहे थे, हैंडमेड थिंग्स, हैंड लेबर्स, लेकिन यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो क्या प्रिफर कर रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है। अब हम ये देखेंगे, ये तो देख लिया, अब ये भी तो चीज़ें देखने वाली है कि जो लाइफ है उस समय पे वर्कर्स की वो कैसा था। द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ द वर्कर्स। कैसे, जैसा कि आई टोल्ड यू कि एक काम पे 10 लोग थे। ठीक है। तो जहाँ पर एक काम पे 10 लोग हैं, तो फॉर एग्जांपल आज जो आदमी आज उस समय पे काम कर रहा है, उस जगह पे काम कर रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कल भी वहीं मिलेगा? तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बिकॉज कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो जॉब को लेगा ही लेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नीड थी। As news of possible jobs traveled to the countrysides, hundreds tramped to the cities. ठीक है, because यहाँ पर earning was the most important thing. The actual possibility of getting a job dependent on existing networks of the friendship and keen relationships. तो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं चलता था, जाओ इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद हम बताएंगे कि आप क्या कैसे प्रोसेस के थ्रू आओगे नहीं आओगे। उस समय पे क्या होता था, एक दूसरे की फ्रेंडशिप, जो मेन अच्छे रिलेशंस होते थे एक दूसरे के साथ, वो सबसे ज़्यादा काम में आते थे। बट मोस्ट लुक्ड फॉर द ऑड जॉब्स which till the mid 19th century was difficult to find. If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get the job quickly. And if you are not having that, तो job मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था. But not everyone had social connections. तो यहाँ पर अगर
कम से कम हज़ारों लोग हैं तो हज़ारों में से कुछ ही ऐसे होंगे जिनके सोशल कनेक्शंस होंगे और उनको जॉब इजीली मिल जाएगी, बट देयर वर मैनी पीपल अराउंड जिसके कोई भी ऐसे सोशल कनेक्शंस नहीं थे, बट जो जॉब फाइंडिंग थी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बिकॉज फॉर देयर सर्वाइवल। मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर द ब्रिजेस और इन द नाइट शेल्टर्स। इतनी ज़्यादा डिमांड थी जॉब की, लेकिन यहाँ पे जॉब कम थी, लोग ज़्यादा थे। Some stayed in night refuges that were set up by the private individuals. Other went to the casual wards maintained by the poor law authorities. Seasonality of works in many industries meant prolonged periods without the work. After the busy season was over, the poor were on the streets again. तो जो सीजनल एनवायरनमेंट उस समय पे भी था भाई, आज भी है। तो सीजन होता था तो वर्कर्स होते थे तो उनको वेजेस मिलते थे। सीजन नहीं होता था, वर्कर्स नहीं होंगे, वेजेस नहीं होंगे, वापस से उनको वही साइकिल दोबारा से अपनानी पड़ती थी। ठीक है। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर when the demand for labor in the rural areas opened up in the place. At the best of the times till 19th century, about 10% of the urban population were extremely poor. इतनी ज़्यादा पुअर थी कि they were unable to survive also, क्योंकि काम कम था, लोग ज़्यादा थे। ठीक है। In periods of economic slump like in the 1830s, the proportion of unemployment went up to anything between 35 and 75% in different regions. ठीक है। The fear of unemployment made workers hostile to the introduction of the new technology. When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on hand spinning began attacking the new machines. क्योंकि भाई जिसके हाथ का काम है, धीरे से जब वो काम मशीन ले लेती है तो वहाँ पर काम कौन कर रहा है? मशीन कर रही है। दैट मीन्स अब मशीन की इफ़ेक्टिवनेस को देखा जाएगा, उसका जो रिपेयरमेंट का कॉस्ट आएगा वो लगाया जाएगा, रादर देन यहाँ पर अब लोग क्या करते थे, मशीन्स जब इंट्रोड्यूस हो जाती थी तो हाथ से जो लोग काम करते थे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनकी थी। तो वुमेंस जो एक्चुअली में ये सारा काम करती थी हैंड स्पिनिंग वाला, उन्होंने अग्रेशन में आके नई नई मशीन्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया बिकॉज दे वर टेकिंग देयर जॉब्स। ठीक है। अ स्पिनिंग जेनी जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है एज यू कैन सी इन द फिगर। आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटी, ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे बिल्डिंग का काम स्टार्ट होने लगा, इंडस्ट्रीज़ है तो इंडस्ट्रीज़ को बनाने में भी तो काम की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर बिल्डिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई, धीरे से अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टार्ट हो गया। रोड्स वर वाइडेंड, अब रोड्स को क्या करने लग गए लोग? बढ़ाने लग गए, चौड़ा करने लग गए। रेलवे स्टेशंस केम अप, रेलवे लाइन्स एक्सटेंडेड, टनल्स डग, ड्रेनेज एंड स्वीवर्स लेड, रिवर्स एम्बैंक्ड। ठीक है। तो ये तरीके थे जिससे कि लोगों को अब क्या मिलने लग गया? रोजगार मिलने लग गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जनरेट हो गई। The number of workers employed in the transport industry doubled in 1840s and doubled again in the subsequent 30 years. जैसे जैसे रोड्स वाइडेंट हुए, फिर यहाँ पर स्लम्स बनने लग गए, फिर यहाँ पे टनल्स डग होने लग गए, स्वीवर्स बच गए, रिवर्स एम्बैंक्ड होने लग गए, रेलवे लाइंस को एक्सटेंड करा, तो ये अकेले मशीन्स का बस की तो बात है नहीं, यहाँ पर हैंड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अब 1840s तक क्या होने लग गया? जो वेजेस थे उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया और सब्सिक्वेंटली 30 ईयर्स में ये जो जनरेशन था वो बढ़ता ही गया। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज़। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से कॉलोनीज़ में आया? पहली चीज़ है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। Before the age of machine industry, silk and cotton goods from India dominated the international market in textiles. Mainly जो silk और cotton goods थे इंडिया से, उन्होंने पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करके रखा था। ठीक है। Coarser cottons were produced in many countries, but the finer variety often came from the Indian. तो different varieties of cotton थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से एक दूसरे से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते थे, लेकिन मेन जो सबसे अच्छा कॉटन हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही आता था।
Armenian and Persian merchants took the goods from the Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and the Central Asia. तो एक सी ट्रेड तो था, वो फॉर्म हो गया था, ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कोलोनियल पोर्ट्स. Surat on the Gujarat coast connected India to the Gulf and the Red Sea ports. Masulipatam of the Coromandel coast and Hooghly in Bengal had trade links with southern Asian ports. तो ये जो ports हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि colonization जब इंडिया में आया था तब थे, ये प्री colonial ports से, मतलब कोलोनाइजेशन के पहले भी इंडिया से ट्रेडिंग होती थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जो डिफरेंट तरीके से कनेक्ट कर दी थी. लाइक सूरत ऑन द गुजरात कनेक्टेड द रेड एंड द गल्फ सिटीज़. ठीक है. मासुलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड रिलेशंस विद द साउथ ईस्टर्न एशियन पोर्ट्स. ठीक है. A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network. किस तरीके से चलता था काम? फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड ऑल्सो द सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स. By the 1750s, this network controlled by Indian merchants was breaking down. क्यों? यहाँ पर क्यों चीज़ें ये ब्रेक होने लग गई थी? क्योंकि उस समय पे कॉलोनाइजेशन आ चुका था इंडिया में. तो ऑलरेडी जो चीज़ें, जो मर्चेंट्स फ्री होते थे हर दूसरे से काम करने में, वेदर इनसाइड और आउटसाइड दी कंट्रीज, यहाँ पर अब वो धीरे से इसका स्टेक लग गया था. The European companies gradually gained powers, first securing a variety of concessions from the local courts, then the monopoly rights to the trade. तो जब कॉलोनाइजेशन आया इंडिया में तो उन्होंने पूरी की पूरी जो ट्रेड पॉलिसी थी वो बदल डाली. जैसे कि लोग फ्री होते थे फॉर ट्रेडिंग, फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ये चीज़ें क्या हो गई, एक स्टॉपेज लग गया. और ये स्टॉपेज अब किस तरीके से लग गया कि ट्रेडिंग तो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन यहाँ पर अब हमारी मोनोपोली चलेगी. पहली चीज़ तो ये जो सारा का सारा ट्रेड था ये अपने कंट्रीज़ में लेके जाते थे और उस तरीके से वहाँ पर फिर क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे. यहाँ से पैसे कम में वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे. दिस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत, हुगली, थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड. तो जितने भी पोर्ट्स उस समय पे थे इंडिया में, जो 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, जो प्री कॉलोनियल पोर्ट्स भी कहलाते हैं, वहाँ पे एक तो धीरे से क्या हो गया, पूरा का पूरा काम ठप्प कर दिया. तो वो पोर्ट्स में आवन जावन जो था वो पूरा का पूरा बंद कर दिया. अब कॉलोनाइजेशन आया तो ब्रिटिशर्स ने अपने न्यू पोर्ट्स बनाए जिससे वो अब ऑपरेट करेंगे. ठीक है. Exports from these ports fell dramatically. The credit that financed the earlier trade began drying up and the local bankers slowly went the bankrupt. जहाँ पर they were earning numerous amount for them also and country was also generating amount. एक्सपोर्ट हो रही थी चीज़ें, रेवेन्यू जनरेट होता था कंट्री में, वो सारा का सारा क्या हो गया, धीरे से पूरा डिक्लाइनेशन आ गया. और जो मर्चेंट्स थे, जो रिलाई करते थे यही बिजनेस पे, वो धीरे धीरे बैंकरप्ट होने लग गए. In the last years of the 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been rupees 16 million. By 1740, it had slumped to just rupees 3 million. While Surat and Hooghly decayed, Bombay and Calcutta grew. क्योंकि अब कॉलोनाइजेशन था तो ब्रिटिशर्स ने अपने नए पोर्ट्स बनाए, और वो जो नए पोर्ट्स बनाए वो कहाँ कहाँ किस एरिया में बनाए, इट रोज्ड इन द एरियाज ऑफ द बॉम्बे एंड कोलकाता. जो एरिया, जो स्टेट थे वो ग्रो करने लग गए. द शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट टू द न्यू वंस वॉज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ colonial power. ठीक है. Trade through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships. अब यूरोपीय जब कॉलोनाइजेशन बढ़ गया है किसी भी कंट्री में, अभी तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में धीरे से अब जब यूरोपियन चीज़ें आने लग गई, फैक्टर्स अपनाने लग गए, उनके प्रॉज, उनके कॉन्स, हर तरीके से मोनोपोली उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली, तो कंपनी भी यूरोपियन और जो शिप होगी वो भी यूरोपियन, जो पोर्ट्स बनाए वो भी किसके थ्रू, कॉलोनियल पीरियड्स के थ्रू. तो जो ओल्ड पोर्ट्स में काम हो सकता था वो इन्होंने इसलिए भी बंद कराया क्योंकि वहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, और यहाँ पर जो इस्टेब्लिश्ड होगा वो दूसरे की क्यों सुनेगा. तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ही हटा दिया जिससे वो इस्टेब्लिशमेंट उनका कहलाता था. उन्होंने अपने तरीके से पोर्ट्स बनाए, पोर्ट्स इस्टेब्लिश किए, और वो पोर्ट्स इस तरीके से रखे बॉम्बे और कैलकाटा में
क्योंकि अब यहाँ पर किसके थ्रू काम होगा, सिर्फ और सिर्फ काम हम ही करेंगे, हम ही बताएंगे कैसे करना है और कैसे रहना है। While many of the old trading houses collapsed, those they wanted to survive had now to operate within the network shaped by the European trading companies. तो कुछ तो ट्रेडर्स ऐसे थे जो मान गए कि ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ ने क्या कर लिया, बिकॉज दे वांटेड द सर्वाइवल ऑल्सो, तो कुछ इन्हीं के साथ मिल गए कि ठीक है भाई क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, काम तो करना ही है, क्योंकि सर्वाइवल नहीं रहेगा तो क्या मतलब रहेगा कोई भी चीज़ हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि वीवर्स का क्या हाल हुआ, क्योंकि एट दैट टाइम जो वीवर्स थे दे वर फ्री टू डू एनी सिंगल थिंग वट एवर दे वॉन्टेड टू डू रिलेटेड टू द ट्रेड। मतलब पूरा का पूरा जो बिजनेस था वो किसके अंडर था, पूरा वीवर्स के अंडर ही था। अकॉर्डिंगली वॉट एवर दे वॉन्टेड दे यूज टू डू दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें क्या हो गई कि क्या सिचुएशन रही वीवर्स की। Before establishing political power in Bengal and Karnataka in 1760s and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for the export, ठीक है। The French, अब उस समय पे ट्रेडिंग कहाँ कहाँ किस किस से होती थी, फ्रेंच, डच, Portuguese as well as the local traders competed in the market to secure the woven cloth. तो ये सारे जो लोग थे एक्सेप्ट द ब्रिटिशर्स, जो यूरोपियंस जब आए थे तो फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़ क्या करते थे, अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी जो रखते थे एक दूसरे के साथ बिटवीन द लोकल ट्रेडर्स ऑल्सो, वो सारी की सारी उनको क्या करने की ज़रूरत आन पड़ी थी, सिक्योर करने की। Once the East India Company established a political power, it could assert monopoly rights to the trade. जहाँ पर एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पॉलिटिकल राइट्स इस्टेब्लिश करने चालू कर दिए तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो मोनोपोली चलाएगी, जहाँ पर उसके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हर तरीके से फॉलो किए जाएंगे, हर तरीके से देखे जाएंगे, वट एवर दे आर गोइंग टू से दे हैव टू ओबे दैट। तो यहाँ पर ये एक मोनोपोली राइट अगर लगा देते हैं तो जो दूसरे कंट्रीज थी लाइक द पोर्चुगीज़, द डच, द फ्रेंच, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत का माहौल होने वाला था, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोसीडेड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन। तो यहाँ पर मोनोपोली राइट्स के अंडर अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ऐसा मैनेजमेंट बनाती है, ऐसा कंट्रोल करना स्टार्ट करती है जिसमें सबसे पहली चीज़ जो कंपटीशन था इंडिया का या किसी और से या किसी और कंट्रीज़ का इंडिया से, वो चीज़ें अब क्या होने वाली हैं, पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली थी। कंट्रोल कॉस्ट बदलती एंड एंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड दी सिल्क गुड्स, क्योंकि एट दैट टाइम पे सबसे फाइन वैरायटी ऑफ कॉटन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहाँ से भी आता था, द फाइन वैरायटी जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही आता था। तो जहाँ पर इंडिया वॉज नोन टू बी एज द फ्री थिंग, यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने अपने राइट्स, रेगुलेशंस, कंट्रोल, मैनेजमेंट हर तरीके से अपने अंडर सारी चीज़ें ले ली थी। दिस इट डिड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर उन्होंने अपनाई। पहली स्टेप, द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स connected with the cloth trade and establish a more direct control over the weaver. अब यहाँ पर पहली चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करी, जो कंपनी थी उन्होंने जितने भी ट्रेडर्स और ब्रोकर्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे उनका सबसे पहले तो रिलेशनशिप हटा दिया कि अब यहाँ पर मेन चीज़ किससे करी जाएगी, ब्रोकर्स को एक साइड रख दिया, अब कंपनी और वीवर्स के बीच में डायरेक्ट लेन देन होगा, ठीक है। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड दी गोमास्ता, जहाँ पर ब्रोकर्स होते थे जो एक दूसरे के साथ ये लोग अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते थे। अब यहाँ पर कंपनी ने एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसको बोला जाता था, वो क्या था, गोमास्ता, टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ। तो ये क्या क्या करता था, सुपरवाइज करता था वीवर्स को, एग्जामिन करता था क्वालिटी ऑफ द क्लोथ को, जितने भी पैसे जनरेट होंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सारा का सारा ये कलेक्ट करता था। इट यूज टू कलेक्ट द सप्लाईज, एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ एंड सुपरवाइज द वीवर्स, एंड एट द एंड ये क्या करता था, सारे के सारे पैसे अपने साथ लेके जाता था, ठीक है। इट प्रिवेंटेड कंपनी, सेकेंड हमारा क्या हुआ, प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद द अदर बायर्स।
जहां एक बीच में दीवार खड़ी हो गई कंपनी नाम की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने राइट्स दे दिए, सारे राइट्स लगा दिए। अब जो वीवर्स जो फ्री होते थे सारा बिजनेस, सारा ट्रेडिंग करने के लिए, वहाँ पर उनको कोई भी, किसी को भी आंसरेबल नहीं थे वो। आफ्टर कमिंग ऑफ द कंपनी, यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई कि उस कंपनी में अब इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए। तो अब वीवर्स अदर लोगों के साथ मिलने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अकेला कंपनी के साथ डील करेगा और कोई भी पर्सन से वो डील नहीं करेगा। इफ़ कंपनी है तो कंपनी के थ्रू एक गुमास्ता को क्या करा गया है, यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, जो एक ऐसा पर्सन है, पहली चीज़ तो वो एक पेड सर्वेंट है, सुपरवाइज करेगा वीवर्स को, क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ को चेक करेगा, एग्जामिन करेगा किस तरीके से वीवर्स काम कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी ने वीवर्स को क्या किया, इट डीलिंग विद द अदर वीवर्स यहाँ पर वो नहीं कर सकता। वन वे ऑफ डूइंग दिस वॉज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। यहाँ पर उसने कौन सा सिस्टम लगा दिया, अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस। Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for the production. एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया कि हाँ हमें इतनी इतनी क्वालिटी चाहिए, इतनी इतनी क्वांटिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार जब ऑर्डर प्लेस होना स्टार्ट हुआ तो वीवर्स को लोन दिया जाता था जिससे कि वो उस पर्टिकुलर थिंग को परचेज कर सकें, जो क्या होता था, रॉ मटेरियल, जिससे वो अपना प्रोडक्शन क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। Those who took loans had to hand over the cloth they produced to whom? To the gumasta. They could not take it to any other trader. एक मोनोपोली चल रही है, एक राइट्स दे दिए गए हैं, इसी पर्सन से आप डील करोगे, इसी पर्सन से आप बात करोगे, इसके अलावा यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। क्योंकि लोन लिया है तो लोन चुकाना भी पड़ेगा। अब परचेज करोगे सामान तो उसके लिए लोन दिया जाता था कंपनी में ही, कंपनी लोन देगी, कंपनी ही सारा चीज़ें देखेगी, हर चीज़ करेगी, बस आपका काम क्या है, जो भी आपको बताया गया है कि दिस पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू डू इट एंड रेस्ट विल बी डन बाय द कंपनी ओनली, ठीक है। अ वीवर, यू कैन सी इन द पिक्चर, अ वीवर इज डूइंग हिज वर्क इन गुजरात, क्योंकि उस समय पे कॉटन मिल सबसे पहले कहाँ आई थी, बॉम्बे एंड गुजरात में। इसके अब वीवर्स के ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो वीवर्स पे लगा दी गई। अब इसके इफेक्ट्स क्या रहे। Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with the weaving। जो याद है शुरू में क्या होता था, जब धीरे धीरे जितने भी वीवर्स थे, वो जो एस्टैब्लिश्ड लोग थे वो उनको जगह नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, कंट्री साइड में जाके अपनी चीज़ें चालू कर दी थी, अपनी फैक्ट्री छोटी छोटी स्मॉल लगा दी थी। तो ये वीवर्स क्या करते थे, जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स थे वो अपने प्लॉट्स में भी कल्टिवेट कर पाते थे, प्लस ऑन दी अदर हैंड दूसरे प्लॉट्स में जाके दूसरे लोगों के साथ काम करके वो अपनी सर्वाइवल अच्छे से जी रहे थे। This was the life of the weaver at that time when colonization was not there in India. But after the colonization, what things happened? यहाँ पर जो weavers के पास उनके खुद के small plots है, जो earlier जो cultivate करके रहते थे, now had to lease out. क्यों? क्योंकि पहले तो जब कुछ भी नहीं था उनके पास, छोटे ही स्मॉल प्लॉट्स होते थे, प्लस उनके पास काम होता था, तो उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा था। तो अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब जो है वीवर्स को अपने खुद के प्लॉट्स भी लीज आउट करने पड़े। तो यहाँ पे सबसे मेन थिंग तो क्या थी, दे वर इलिटरेट थे, सिर्फ और सिर्फ पैसे की भाषा समझते थे, इतना यहाँ से प्रॉफिट आएगा, इतना यहाँ से ये होगा, मेरे को ऐसा काम करना चाहिए, इस तरीके से हमें ये टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। स्मॉल की बात हो रही है अभी। तो यहाँ पर देवर इलिटरेट, तो गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी का फ़ायदा उठाया इन लोगों के लिए, और फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर उनको उन्हीं की लैंड में लोन्स देते थे, पैसे उनको उन्हीं की चीज़ों पर हमें क्या भरना पड़ता था, सारा का सारा टैक्स भरना पड़ता था। एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू देयर वीविंग। अब जहाँ पर वो पहले दो काम एक साथ कर पाते थे और इजी तरीके से जी रहे थे, अब ये लैंड उनको अपना लीज आउट करना पड़ा और सिर्फ अपना सारा काम उसमें लगा दिया जिसमें उनको उससे कुछ भी नहीं मिलना है, बिकॉज एट दैट टाइम colonization was there. Many weaving villages, there were reports of clashes between the weavers and the gumastas. कैसे? The gumastas acted arrogantly, marched into the villages with sepoys and peons and punished weavers for delay in supply
often beaten and flogging them. तो यहाँ पर क्लैशेस क्यों होते थे वीवर्स और गोमास्तास के बीच में? क्योंकि एक कंपनी ने एक पर्सन को अपॉइंट किया है टू चेक आउट, टू सुपरवाइज ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वॉट एवर डन बाय द वीवर। जहाँ पर वीवर अगर अपना काम धीरे, हो सकता है कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो काम में डिले हो जाए, तो लड़ाइयाँ कर लेते थे, मारते थे वीवर्स को। कौन? ये गोमास्तास, क्योंकि वो अपने साथ क्या कैरी करते थे? सिपॉइस कैरी करते थे, प्यून्स कैरी करते थे। जहाँ पर उनको लगेगा कि यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ है तो वो सीधे उनको बीटन अप करना स्टार्ट कर देते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, यहाँ पर क्लैशेस हो रहे थे बिटवीन द वीवर्स एंड द गोमास्तास। Elsewhere, weavers along with the village traders revolted, began refusing loans, closing down their workshops and taking to agricultural labors। जहाँ पर एक समय पे पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ जब कोलोनाइजेशन नहीं था तब जनरेट कहाँ से हो रहा था? इंडिया से, क्योंकि दे वर फ्री टू डू द थिंग्स। नाउ विद द कमिंग सिनेरियो, यहाँ पर क्या हुआ, जब गोमास्तास आने लग गए तो ये इनके कामों में दखल देने लग गए, जहाँ पर अब लोगों का मन उठ चुका था कि हमें वीविंग में रहना ही नहीं है। तो यहाँ पर वीविंग से अपने आप को हटा कर वो किस में आ जाते हैं? पूरे के पूरे लोग किस में आ जाते हैं? एग्रीकल्चरल लेबर में। जहाँ पर इन्होंने पहली चीज़ तो क्या करी है? रिवोल्ट करना स्टार्ट किए, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम भाई लोन तो आपको अब देंगे ही नहीं, और अपने अपने वर्कशॉप्स बंद करके आगे निकल गए, जहाँ पर एग्रीकल्चरल के लिए वो आगे बढ़े। नाउ इन दिस वे मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। क्या था मैनचेस्टर? किस तरीके से वो इंडिया में किस तरीके से आया? As cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about imports from other countries. They pressurized the government to impose import duties on the cotton textiles. जहाँ पर कॉटन इंडस्ट्रीज एक जगह पर डेवलप हो रही थी इंग्लैंड में, तो जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे वो क्या करने लग गए? अब वो ये बोलने लग गए कि हमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी है, हम फ्री में कोई भी चीज़ नहीं दे सकते। यहाँ पर अगर हमसे कोई चीज़ चाहिए तो वी आर गोइंग टू take the duties or we are going to take the monies from the other countries so that हम यहाँ पर कुछ तो प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने लग गए कि भाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओ जितने भी हम कॉटन टेक्सटाइल्स यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufacturers in Indian market as well, ठीक है। कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम्स। क्या क्या थी वो? एक्सपोर्ट मार्केट पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस क्या थी? बिकॉज वीवर्स वर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। तो कॉटन कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट कहाँ से करेंगे, उसको वीव कहाँ से करेंगे? तो हर चीज़ों की क्या हो गई यहाँ पे? स्केर्सिटी हो गई। तो धीरे से कॉटन मार्केट क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। लोकल मार्केट जितने भी थे वो पूरे की पूरी तरीके से बंद होने लग गए। बीन ग्लिटेड विथ मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर पहले भी रूल लगा दिया था कि जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो सारा का सारा इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, और जितना भी प्रोडक्ट आएगा, एंड प्रोडक्ट आएगा या प्रोडक्ट आएगा लाइक द क्लॉथ्स और समथिंग, तो वो सारा का सारा इम्पोर्ट होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से रॉ मटेरियल में ही रह गए, कॉटन बनाते बनाते ही रह गए, थ्रेड ही बनाते बनाते रह गए, लेकिन एंड प्रोडक्ट तो कहाँ से आ रहा है? दूसरी जगह से, जहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी हमें देनी। भाई कपड़े तो पहनेंगे, कुछ ना कुछ तो यूज़ करेंगे कोई ना कोई चीज़ों का। तो यहाँ पर क्या हुआ? इंपोर्ट इंडिया में बढ़ गए थे और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे, स्पेशली रिलेटेड टू द कॉटन। The imported goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. By the 1860s, weaver faced a new problem. क्या प्रॉब्लम आती है? They could not get sufficient supply of raw cotton of good quality. ठीक है? The imported goods were so cheap that weavers could not compete with them. As raw cotton exports from India to Britain increased, the price of raw cotton shot up. Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant price. By the end of the 19th century, weavers and other craftspeople faced yet another problem. अब तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है? Factories in India began production, flooding the market with the machine goods. अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में भी होगा, ज़रूरी थोड़ी है कि पूरी कंट्री में हो रहा है तो पूरी वर्ल्ड में हो रहा है तो इंडिया में नहीं होगा, इंडिया में भी होगा। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? जैसे ही मशीनाइज्ड गुड्स आने लग गए तो पूरा का पूरा मार्केट सिर्फ और सिर्फ उनसे ही चलने लग गया।
किस तरीके से फैक्ट्रीज आई? द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 एंड इट वेंट इनटू द प्रोडक्शन आफ्टर द 2 years. By 1862, 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2150 looms. Around the same time, jute mills came up in Bengal. तो पहली कॉटन मिल कहाँ पर आई थी भाई? बॉम्बे में इन द ईयर 1854. और दूसरी बड़ी चीज़ क्या बनी थी? वो थी जो जूट मिल आई थी वो बंगाल में आई थी. द फर्स्ट बीन सेटअप इन 1855, अनदर वन 7 years later in 1862. ठीक है, तो ये जो डेट्स हैं ये हमें याद करके रखनी है. ठीक है. In North India, the Eglin mill was started in Kanpur in 1860 and a year later the first cotton mill of Ahmedabad was set up. तो पहली कॉटन मिल 1854 में बॉम्बे में बनाई गई. उसी समय पे लगभग जूट मिल का भी सेटअप हुआ. उसके बाद पहली जूट मिल जब सेटअप हुई बंगाल में, तो यहाँ पर उसके ठीक 7 साल बाद यानी 1862 में हमारी दूसरी जूट मिल स्टार्ट हुई. सेम अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो एल्गिन मिल स्टार्ट करी गई थी इन कानपुर 1860s में एंड अ ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वॉज सेटअप. ठीक है. 1874 तक आते आते द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन द प्रोडक्शन. तो यहाँ पर अब जो काम हो रहे थे वो हो रहे थे थ्रू दी मशीन्स. अब यहाँ पर क्या होने लग गया धीरे से, अब जब मशीन्स लगी हैं तो मशीन्स किसी ना किसी ने तो लगाई होगी, कोई ना कोई तो होगा यहाँ पर लगाने वाला. ऐसा थोड़ी है कि मशीन आ गई अपनी अपनी जगह पर और आके सेट हो गई कि हम तो यहीं लगेंगे, चाहे बॉम्बे हो, बंगाल हो, चाहे वो कानपुर हो. तो यहाँ पर कौन थे वो लोग जिन्होंने मशीन्स को सेट किया, मिल्स को सेट किया? बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की. सो जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे वो कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू द ट्रेड विथ चाइना. किस तरीके से? लेट 18th सेंचुरी में द ब्रिटिश इन इंडिया बिगैन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड. भाई देखो इनकी गुत्थी कैसी थी. ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश इंडिया ने, क्योंकि वो इंडिया में रह रहे थे, एक्सपोर्ट करने लगे ओपियम. कहाँ से? इंडिया से टू चाइना. लेकिन अब वो क्या करते थे? चाइना से वो क्या खरीदते थे? टी खरीदते थे, मतलब चाय खरीदते थे. और ये चाय इंडिया में नहीं इंग्लैंड में लेके जाते थे. ठीक है. फिर many Indians became junior players in this trade, providing finance, procuring supplies and shipping consignments. Having earned through trade, some of these businessmen had visions of developing industrial enterprises in India. किस तरीके से अब यहाँ पर सेटअप हुए? सबसे पहली चीज़ द्वारकानाथ टैगोर जो बंगाल से थे, दिनशा पेटिट एंड जमशेद जी नुसरवानजी टाटा जो बॉम्बे से थे, सेठ हुकुमचंद एंड द फादर एज वेल एज द ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट G.D. बिरला, ऑल मेड देयर फॉर्च्यून इन देयर चाइना ट्रेड. तो पहले ट्रेडिंग से कहाँ से? चाइना से यहाँ पर स्टार्ट होता है. एंड दीज वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी पकड़ इन मार्केट में इस तरीके से बनाई कि आज भी ये चीज़ें कंटिन्यूड हैं. ठीक है. Capital was accumulated through other trade networks. Some merchants from Madras traded with Burma, while others had links with the Middle East and the East Africa. तो इस तरीके से जो ट्रेड लिंक था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? फ्लरिश हो रहा था. There were yet another commercial groups which operated within India. और वो कौन सा ग्रुप था? जो गुड्स को from one place to another, चाहे वो बैंकिंग मनी हो, ट्रांसफरिंग फंड्स हो बिटवीन सिटीज़ एंड फाइनेंसिंग ट्रेड. तो ये एक अदर ग्रुप था जो मेनली पैसों का आदान प्रदान करता था. ट्रेडिंग तो अपनी जगह पर अलग चल रही थी, प्रोडक्ट्स आ रहे थे, जा रहे थे, हम ले रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, हम इम्पोर्ट भी कर रहे थे विद दिस एंटरप्रेनर्स. लेकिन देर वर एंड अदर थिंग्स एज वेल, जहाँ पर बैंकिंग मनी जो उस समय से आज के समय का कंपेयर करो तो दैट वाज ऑन दी 0 पॉइंट, बट स्टिल पीपल ने ये सारी चीज़ों को क्या करा? यूज़ करना स्टार्ट किया, उसको समझना स्टार्ट किया कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं. When opportunities of investment in industries opened up, many of them set up the factories. अब धीरे से क्या होने लग गया? फैक्ट्रीज जो थी बाय दीज एंटरप्रेनर्स वो स्टार्ट करने लग गए.
As colonial control over Indian trade tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. अब लोगों के पास दिमाग था, सब चीज़ें थी, लेकिन उस समय पे पूरा का पूरा जो रूल था वो किसका था? ब्रिटिशर्स का ही था। तो वो क्या करते थे, एक लिमिटेड रीजन या लिमिटेड थिंग में ही वो रिजिड हो के रह जाते थे, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू फ्लरिश एट दैट टाइम, बट स्टिल दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू दैट. They were barred from trading with Europe in manufactured goods and had to export mostly raw materials and food grains. सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जो चीज़ें जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही रहेगा, बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये लोग देख लेंगे. अब इंडिया में जो चीज़ें रह के रिजिड होके रह गई थी वो सिर्फ और सिर्फ थे रॉ मटेरियल्स एंड दी फूड ग्रेन्स, जो सिर्फ यहाँ से वहाँ पर जाएंगे. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, अब यही सिचुएशन हर समय तो नहीं चलने वाली थी, तो यहाँ पे आउट ऑफ द ब्लूज क्या हो जाता है? वर्ल्ड वार 1. ठीक है. वर्ल्ड वार 1 यहाँ पर जब स्टार्ट होता है, दो इंडिया में भी इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इंडिया ने इस वर्ल्ड वार को एज द अपॉर्चुनिटी देखा है. कैसे देखा है? European managing agencies fact controlled a large sector of Indian industries, क्योंकि वो obviously पूरा का पूरा कंट्रोल ही इंडियन मार्केट पे इनका हो चला था, और ये सारे राइट्स भी कहीं ना कहीं हमने ही उनको दिए थे, क्योंकि एक हमारा सबसे जो बैक पॉइंट था या लैक ऑफ पॉइंट था वो ये था कि पीपल वर इलिटरेट एट दैट टाइम इन इंडिया, and those who were literate also they were not able to do any kind of thing because उनको उन्हीं की चीज़ों में घुमा के रख दिया था लोग बागों ने, यूरोपियन एजेंसीज़ ने. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमें ये पता चल गया कि पूरा का पूरा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ इज़ ऑल ओवर कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियन एजेंसीज़, तो अब हम यहाँ पर किस तरीके से अपनी सेटिंग जो होगी वो करेंगे, किस तरीके से हम अपने इस्टेब्लिशमेंट करेंगे. तो आउट ऑफ द ब्लूज यहाँ पर क्या आ जाता है? वर्ल्ड वार 1. ठीक है. जो कब से कब तक चला था? 1914 से स्टार्ट होके 18 तक चला था. अब यहाँ पर ये जो पीरियड रहा है वो रहा है एज द अपॉर्चुनिटी 1 फॉर द इंडिया. एजेंसीज मोबिलाइज्ड कैपिटल, सेट अप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज देम. ठीक है. तो ये तो काम कौन कर रहा था? पूरी की पूरी यूरोपियन एजेंसीज. In most instances, Indian financiers provided the capital while the European agencies made all investment and the business decisions. सारे के सारे decisions यहाँ पे अभी भी कौन ले रहा था? The European agencies. The European merchant industrialists had their own chambers of commerce which Indian businessmen were not allowed to join. They were only be doing the business, जितने भी decisions रहेंगे related to the finance, related to the industries, related to anything. तो यहाँ पर जो इंडियन बिजनेसमैन हैं उनको अलाउड नहीं है कि भाई आप हमारे साथ यहाँ के बैठेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर जो काम दिए गए हैं आप सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे. ठीक है. वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो सेट हो रही थी इंडिया में, लेकिन ये वर्कर्स जो थे ये कहाँ से आते थे? विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज. जैसे जैसे फैक्ट्रीज जैसे कि बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, अहमदाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ये सारे जो रीजन्स है, सदर्न पार्ट हो गए, ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पर अब धीरे से इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही थी, बी इट द कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री. तो यहाँ पर अब एक्सपेंशन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा. 1901 there were 584,000 workers in Indian factories. ठीक है. 46 तक आते आते the number was over 2,43,600,000. ठीक है. Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. Over 50% of the workers in Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring districts of Ratnagiri. बॉम्बे में कॉटन मिल स्टैब्लिश करी थी. जब बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था सबसे पहला कॉटन मिल, तो यहाँ पर वर्कर्स कितने थे हमारे पास? 1901 तक सिर्फ और सिर्फ रिजिड थे 5 लाख अराउंड. ठीक है. 1946 आते आते इसका जो अमाउंट था वो डबल हो गया, 24,36,000 हमारे पास क्या हो गए थे उस समय पे? वर्कर्स हो गए थे. पीसेंट्स और आर्टिसंस जिनके पास कोई उस समय काम नहीं था वो विलेज में रहकर इसी में क्या होने लग गए, जब सर्च ऑफ वर्क में जाने लग गए तो सारे के सारे जो वर्कर्स थे वो कहाँ पर आ गए? बॉम्बे में ही आ गए. आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स होती थी उसमें जो मेन वर्कर्स कहाँ से आए? दी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र.
while the mills of Kanpur got most of their textile hands from the villages within the district of Kanpur only. ठीक है, getting job was always difficult even when mills multiplied and the demand for workers increased. The number seeking work were always more than the jobs available. जितने भी number of jobs होते थे उससे डबल ट्रिपल ही हमारे पास वर्कर्स होते थे. तो वर्कर्स की कमी यहाँ पर किसी भी तौर पर हुई नहीं, क्योंकि पीजेंट्स और आर्टिसंस खाली हो गए थे उस समय पे और मिल्स जनरेट हो रही थी. तो इन्होंने भी आके क्या किया, मिल्स में ही अपना योगदान देना चालू कर दिया, सो दैट फॉर देयर सर्वाइवल ओनली. ऑब्वियसली पीपल वांट दैट ओनली. Entry into the mill was also restricted. Industrialists usually employed a jobber. जैसे यहाँ पर अब इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या काम होता था, उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया था जिसको बोला जाता था जॉबर. अब जॉबर का काम क्या होता था, टू रिक्रूट द न्यू पर्सन्स. वेरी ऑफन द जॉबर वॉज एन ओल्ड एंड द ट्रस्टेड मेंबर ऑफ द इंडस्ट्री. ठीक है, he got people from his village, ensured them jobs, helped them to settle in the city and provided them money in time of crisis. तो इनका काम क्या था, सबसे पहली चीज़ तो ये अपने विलेजेस से जितने भी लोग रहेंगे जिनको वर्क की नीड है उसको लेकर आएंगे, उसको इंडस्ट्रीज़ में सेट करेंगे, और इन केस इफ़ दे आर नॉट हैविंग एनी होम ऑल्सो टू लिव, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड दी फैसिलिटीज़ ऑफ द होम. प्लस यहाँ पर पैसों की ज़रूरत होगी तो पैसों से उनको काम करेंगे. एट द एंड ये बोल सकते हैं कि जो जॉबर था वो सबसे पुराना पर्सन हुआ करता था उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जहाँ पर वो लोगों को जॉब प्रोवाइड करता था. द जॉबर देयरफॉर बिकेम अ पर्सन विथ सम अथॉरिटी एंड पावर वी कैन से. ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी है भाई, वो ज्वाइन करवा रहा है लोगों को तो उसके पास कोई ना कोई तो अथॉरिटी दे के रखी होगी इंडस्ट्री वालों ने. He began demanding money and gifts for his favor and controlling the lives of the workers. अब जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आने लग जाता है तो उनका दिमाग क्या हो जाता है, इधर उधर भागने लग जाता है. तो यहाँ पर जॉबर ने भी यही करना स्टार्ट कर दिया. Whenever he used to give the job to the person, in return he always wanted the gifts, और ऐसे कुछ फेवर्स चाहता था कि जो कोई भी इसको मना नहीं कर पाता था, क्योंकि इन रिटर्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या प्रोवाइड करा रहा है, जॉब दे रहा है लोगों को. ठीक है, द पेक्यूलैरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या क्या रही हैं. द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया वर इंटरेस्टेड इन सर्टन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ये तो हमें पता ही है, सिर्फ और सिर्फ वो कुछ ही प्रोडक्ट्स पे थे जिन पे इनका क्या था, मेन फोकस था. सबसे पहली चीज़ तो थी वो कॉटन, और दूसरी चीज़ थी वो थी हमारी जूट ऑल्सो यू कैन से, और जितने भी मेटल्स बनते थे. ठीक है, दे एस्टैब्लिश टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट, एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग इंडिगो एंड जूट. ठीक है, किस किसने, most of these were products required primarily for export trade एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया. मतलब ये इन्होंने क्या किया, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने छोटे छोटे प्लांटेशंस लगा दिए, और टी और कॉफ़ी के हमें पता है कहाँ कहाँ पर उनकी जो क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं फॉर प्लांटिंग द टी एंड कॉफ़ी, तो वहाँ फॉर एग्जांपल ईस्ट में लगा दिया, साउथ में लगवा दिया. तो ये पूरा का पूरा इन्होंने टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन लगा दिया. इन रिटर्न अब ये क्या करते थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, यूरोप जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थे इन्वेस्ट करते थे इन दी माइनिंग इंडिगो एंड दी जूट. लेकिन यहाँ पर जो भी ये प्रोडक्ट बनाएंगे ये इंडिया में सेल के लिए नहीं थे, ये बाहर ही जाते थे. When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in the Indian market. By the first decade of the 20th century, a series of changes affected a pattern of industrialization. उस समय पे क्या हो रहा था, वर्ल्ड वार वन चल रहा था. तो वो पीरियड क्या था जहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होके इंपोर्ट होके यहाँ आती थी इंडिया में. धीरे से जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंपोर्ट आना बंद हो गया था, एटलीस्ट कम हो गया था, क्योंकि अब यहाँ पर क्या था, वो चीज़ें बन ही नहीं रही थी. तो इसका फ़ायदा कौन उठाने लग गया इंडिया में, दी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन्स. इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, pressuring the government to increase tariff protection and grant other concessions. ठीक है, till the First World War, industrial growth was very much slow. The war created a dramatically new situation in India.
With British mill busy with the war production to meet the needs of the army, Manchester imports on India declined. क्योंकि भाई जो चीज़ें आ रही हैं जब वही नहीं बन रही हैं तो डिक्लाइनेशन तो आएगा ही. यहाँ पर अब क्या होता है, सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई. As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply the war needs. तो अब यहाँ पर क्या होने लग गया, हर वो चीज़ की जो वार में ज़रूरत है अब उसका सप्लाई बनाने के लिए इंडियन मार्केट को देखा गया. तो यहाँ से शुरुआत होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट की. न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट्स. ठीक है, तो जिसके लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. Many new workers were employed and everyone was made to work longer hours. Over the war years, industrial production boomed. अब यहाँ पर जैसे ही वार्स बढ़े तो यहाँ पर चेंजेस तो इंडिया में भी आए, लेकिन वो चेंजेस क्या थे, अच्छे के लिए थे. After the war, within the colonies, local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturing and capturing the home market. जो मेन इनका शुरू से एम रहा है कि हम अपनी कंट्री में कब ग्रो करेंगे अपने तरीके से, तो भाई वर्ल्ड वार 1 ने उनको ये जो सिचुएशन थी ये एज दी गिफ्ट दे दी. क्योंकि ब्रिटिशर्स का सारा फोकस कहाँ चला गया, अपनी अपनी कंट्रीज़ में चला गया. जब अपनी कंट्रीज़ में चला गया तो इंडिया अकेली कंट्री रह गई जिसके पास कोई कुछ भी नहीं था. तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए उन्होंने इनको एज अपॉर्चुनिटी देखा और फिर यहाँ पर जो कंप्लीशन हो सकता था, जिस तरीके से हो सकता था, उन्होंने उस पॉसिबल वे में उस चीज़ को पूरा किया. अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो किस तरीके से फिर से आगे आई. While factory industries grew steadily after the war, large industry formed only a small segment of the economy. Most of them, about 60% in 1911, were located in Bengal and in Bombay. तो बॉम्बे में तो हमें कॉटन मिल रहा था, बंगाल से हमें जूट मिल रहा था, और क्या मिल रहा था, हमें इंडिगो मिल रहा था. ठीक है, ठीक है. ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट. तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो तो कुछ ही थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस जिस इंडस्ट्री में सेट किया वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी. Only a small portion of total industry labor force worked in registered factories, 5% in 1911 and 10% in 1931. मतलब लोगों का जो रुझाव था वो अभी भी किस में था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही था. Handicrafts production actually expanded in the 20th century. हैंडीक्राफ्ट जो थे, जो हाथ से चीज़ें सारी बनाई जाती थी, वो धीरे से कब एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ, 20th सेंचुरी में. While cheap machine made thread wiped out spinning industry in the 19th century, handloom cloth production expanded steadily, almost tripling 1900 and 1940. इस समय पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर दिखाया गया. ठीक है. Handicrafts people adopted new technology as it helped improving production without excessively pushing up the cost. By the second decade of the 20th century, weavers were using looms with fly shuttle, which increased productivity per worker, speeded up production and reduced the labor demand. The coarser cloth was bought by the poor and its demand fluctuated violently. तो यहाँ पर धीरे से अब क्या होने लग गया, हैंडमेड जो मार्केट था वो फिर से बढ़ने लग गया. जो मिल्स थे, जो सारी चीज़ें थी, वो तो कुछ ही हद तक रह गई. ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो इंक्रीमेंट हुआ ये 5 से 10% ही हुआ. रेस्ट पीपल का सारा फोकस किस में था, हैंडीक्राफ्ट्स मटेरियल में. क्योंकि उस समय पे न्यू डिज़ाइंस फॉर्म होते थे, फाइन कॉर्सर क्लोथ्स होते थे, हर तरीके की चीज़ें जो होती थी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुआ करती थी. अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे से फ्लाई शटल्स आए, लूम्स को लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया. The demand for the finer varieties bought by the well-to-do was more stable. Famines did not affect the sale of Banarsi and Baluchari sarees. Moreover, mills could not imitate specialized weaves. Sarees with woven borders and handkerchiefs of Madras could not be easily displaced by mill production. क्यों? क्योंकि मिल में अब कैसे काम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के थ्रू होगा, एक ही तरीके के कपड़े बनाएगा, एक ही तरीके के डिज़ाइंस में देगा. लेकिन यहाँ पर जहाँ पर साड़ीज़ की बात हो रही, जो फेमस थिंग्स उस समय की रही हैं, तो वो किसने कैप्चर करके रखा था, वो अभी भी हैंडमेड मार्केट ने ही कैप्चर करके रखा था.
Weavers and other crafts people who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper. क्यों? They lived hard lives and worked for long hours. Very often the entire household, including all the women and children, had to work at the various stages of the production. Their life was integral to the process of industrialization. क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता था. वीवर्स और जो एक समय पे आर्टिसंस रहते थे वापस से अपने मार्केट को होल्ड तो करने लग गए थे थ्रू हैंडमेड थिंग्स, थ्रू आर्ट्स क्राफ्ट्स एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पर अभी भी चीज़ें क्या हो रही थी, उनके कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि वाइड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय पे लाइफ्स ऑफ द पीपल को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, हैम्पर कर चुका था. अब किस किस तरीके के मार्केट्स रहे गुड्स के और क्या क्या प्रोसेस अपनाई गई बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. तो पहला चीज़ तो क्या रही, एडवर्टिजमेंट. नाउ अब इमेजिन उस समय पे एडवर्टिजमेंट किस तरीके के रहे होंगे. एडवर्टिजमेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी. हमें पता है किसी भी तरीके को कोई भी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा तो वो हम सबसे पहले देख के ही करेंगे, बी इट एनीथिंग, चाहे वो कार हो, टीवी हो, पेन हो, पेंसिल हो, मोबाइल फ़ोन्स हो एक्सेट्रा. तो ये हम उसके फीचर्स और ये सारी चीज़ें देख के ही बता सकते हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, उसकी बनावट किस तरीके का है, क्या इस कोई डिफरेंट चीज़ है, सोप हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, इसमें किस तरीके से वो पिक्चराइजेशन मेथड देते हैं, किस तरीके से, जैसे हम बटर, अमूल बटर का एग्जाम्पल देखें तो वो किस तरीके से फॉर्म देते हैं कि हमारे मुंह में ही पानी आ जाता है बटर को लेके. तो इतना ज़्यादा ये तभी अट्रैक्टिव होगा जब ये बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा. अब हम यहाँ पर उसकी नीड को प्रेजेंट करेंगे तभी जाके लोग उससे अट्रैक्ट होंगे. दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएट द न्यू मीट्स. ठीक है. From the very beginning of the industrial age, advertisement have played a part in expanding the market for the products and in shaping a new consumer culture. तो advertisement बेटा आज के नहीं है, शुरू के ही चले आ रहे हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चालू हुआ था. तो किस तरीके से एडवर्टिजमेंट ने लोगों को अट्रैक्ट किया होगा उस समय पे जस्ट इमेजिन करो. अब एडवर्टिजमेंट हो गई. लेबलिंग किस तरीके से करी जाती थी. व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन सेलिंग क्लोथ्स इन इंडिया, दे पुट लेबल्स ऑन द क्लॉथ बंडल्स. द लेबल वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर. कोई भी हम किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी क्लॉथ ले लो या फॉर एग्जांपल टॉप ले लो, जीन्स ले लो, तो हमेशा उसमें ब्रांड लिखा होता है, क्या क्या किस तरीके से मेड लिखा है, मेड इन कॉटन, मेड इन दिस, मेड बाय दिस, ये सारी चीज़ें लिखी होती है. तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी लेबलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड द नेम ऑफ द कंपनी फेमिलियर टू द बायर. अब अगर हमको कोई ब्रांडेड चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल लिवाइज हो गई, व्रैंगलर हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, तो यहाँ पर किस कंपनी ने इसको परचेज किया है, क्या उस कंपनी को हम किस तरीके से बोलेंगे, हमारे ट्रस्ट फैक्टर उस कंपनी से बना होगा, तभी हम जाके वही वही चीज़ें बार बार लेंगे. शूज़ हो गए या कुछ भी चीज़ हो गई. तो ये एक इंसान, एक पर्सन और बायर के बीच में क्या इफेक्ट पैदा करता है, द मैटर ऑफ द ट्रस्ट, कि किस तरीके से वो चीज़ फेमिलियर है. द लेबल वॉज ऑल्सो टू बी अ मार्क ऑफ क्वालिटी. किस तरीके की क्वालिटी होगी. अगर हम कोई फॉर एग्जाम्पल जीन्स यूज़ कर रहे हैं, वो लिवाइस की है, तो हमें पता है कि यार ये क्वालिटी तो अच्छी होगी क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया, इस कंपनी की ये मेड है. तो इस तरीके से लेबलिंग होना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्वालिटी को बताती है कि ये पर्टिकुलर क्वालिटी आपको हमारी कंपनी से मिलेगी ही मिलेगी. When buyers saw made in Manchester written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth. Labels also carried images and were very often beautifully illustrated. ठीक है. जैसे कि हम देख सकते हैं मैनचेस्टर लेबल्स अर्ली 20th सेंचुरी में, जिसमें उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह ऑन मैनचेस्टर लेबल को शो किया गया है, जिससे अब रंजीत सिंह है. जैसे कि यहाँ पर क्या शो किया गया है, कंपनी तो बता दी मेड इन मैनचेस्टर, लेकिन यहाँ पर डिस्क्राइब किसको किया है, महाराजा रंजीत सिंह को, जो उस टाइम के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हुआ करते थे. तो ऑटोमेटिकली लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ ये पर्सन भी हो सकता है यही चीज़ें यूज़ कर रहा हो, तभी इनकी फ़ोटो इसमें लगाई हो. यही चीज़ें हमेशा नॉर्मली हमारे माइंड में रहती है.
फिर थर्ड थिंग क्या होती थी, कैलेंडर्स। उस समय पे कैलेंडर्स में क्या क्या होते थे, जैसे आज के भी कैलेंडर्स होते हैं तो क्या होते हैं, समटाइम्स कोई भी गॉड्स होंगे, कोई भी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें रख देंगे उस पर्टिकुलर कैलेंडर में जो हमें अट्रैक्ट करेगा। आज की डेट में तो यहाँ पर हमारे ही फोटोज़ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोज़ खिंचवा लो तो उसी का कैलेंडर बन के आ जाता है। तो ये तो आज की बात है, लेकिन जस्ट इमेजिन प्रीवियस ईयर्स में या पहले के सालों में, पहले कुछ उसमें किस तरीके से यहाँ पे एडवांसमेंट हुआ करता था। 19th सेंचुरी में मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स। किस तरीके से, अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल who could not read. Why? Because at that time literacy तो हमें पता है बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन लोग देख तो सकते थे, सोच तो सकते थे, इमेजिन तो कर सकते थे। तो अगर कोई भी गॉड एंड गॉडेसेस की फ़ोटो इसमें लगा दी गई तो ये इमेजिन करने लग जाते थे, हाँ ऐसे होते होंगे लोग, ऐसे होते होंगे हमारे भगवान, या ऐसे होते होंगे, जैसे रंजीत सिंह की लगाई तो वहाँ पर ऐसे रहते होंगे, ऐसे खाते होंगे, ऐसे पीते होंगे, डिटर्जेंट्स हैं तो ये ही यूज़ करते होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है व्हेन वी आर यूजिंग या व्हेन वी आर विजुअलाइजिंग द इमेजेस। तो यहाँ पे कैलेंडर्स ने भी यही रोल प्ले किया। They were hung in tea shops and in poor people's homes just as much as in offices and middle class apartments. And those who hung the calendars had to see the advertisement day after day through the year. Even in these calendars, images of gods and goddesses were used to attract the consumers. मतलब उस समय पे जो भी लोगों का माइंडसेट चलता था किसी भी तरीके से, जो उस समय पे सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता था वो ही छप के आ जाता था, चाहे वो कैलेंडर हो, मैगजीन्स हो, कोई भी बुक्स हो, ये सारी चीज़ों में वो आ जाता था। किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती थी लाइफ्स ऑफ द पीपल में, वेदर दे आर पुअर, वेदर दे आर इलिटरेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। थिंग्स गॉट अट्रैक्टेड बाय देम, तो यही बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी फॉर द सेलिंग पर्पस ओनली। इमेजेस ऑफ गॉड, गॉडेसेस एंड पर्सोनेजेस किस तरीके से लगाए गए, regularly appeared on the labels. They used to regularly appeared on the labels. It was as if the association of gods gave divine approval to the goods being sold. अगर किसी भी goods में gods या goddesses की फ़ोटो लगा दी और हम उसे ले रहे हैं तो लोग ये कहीं ना कहीं माइंडसेट कर लेते होंगे, हाँ भगवान चाहते हैं कि हम ये चीज़ें उनसे लें तो इसलिए ये हमारे पास आ रही हैं। तो यहाँ पर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल किस तरीके से ये इमेजेस, ये पर्सोनेजेस किस तरीके से फिट कर दी गई थी कि अगर हम लेंगे तो ठीक, अगर हम नहीं भी लेंगे तो ये चीज़ें सुनने को मिलती थी कि भाई आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं भगवान की, आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको पसंद ही नहीं है ये सारी चीज़ें। तो फोर्सफुली भी यहाँ पे लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। Was also intended to make the manufacturer from the foreign land appear somewhat familiar to the Indian people. Like the images of gods, figures of important personages of emperors and nawabs at that time who used to be very much popular, and they have done something very much interesting टू द पीपल और टू द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर उनको भी डिपिक्ट किया जाता था थ्रू द इमेजेस, जिसकी वजह से अगर हम वो चीज़ें परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये शो करता था कि हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी आर नॉट परचेजिंग ऑल्सो, तो ये भी वो बता देते थे कि आप इनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इफ़ यू रिस्पेक्ट द लॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो। व्हेन द प्रोडक्ट वॉज बीन यूज्ड बाय द किंग्स और प्रोड्यूस्ड अंडर द रॉयल कमांड, इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन। मतलब अगर ये चीज़ें हमने ले ली हैं और हमें पसंद नहीं आ रही तो हम इसमें सवाल जवाब नहीं खड़े कर सकते, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो हैं इनकी इमेजेस, वो है डिपिक्ट की गई इनकी कैरेक्टर्स। तो ये चीज़ों पे हम क्वेश्चन कैसे उठाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये गलत चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल उस समय का अगर हमें कैलेंडर या सनलाइट सोप कैलेंडर ऑफ 1934 इन द ईयर ऑफ द ईयर 1934 को हम देख रहे हैं, जहाँ पर सनलाइट कैलेंडर भी है और उसमें एक कहीं ना कहीं पे सोप का भी एडवर्टिजमेंट किया गया है, जिसमें यू कैन सी द इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, मतलब ये क्या डिपेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई भगवान जी भी उस समय पे ये साबुन लगाते थे। हाँ, लोग ये सोचते थे, तभी तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे होके आती थी। ठीक है,
एडवर्टिजमेंट बाय इंडियन प्रोड्यूसर्स किस तरीके से रहा? व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेजेस वाज क्लियर एंड लाउड। उस समय पे इंडिया यूज्ड टू बी रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये सारी चीज़ों को बताना, डेपिक्ट करना। तो ये किस तरीके से करते थे? जितने भी उस समय पे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं वो थ्रू दिस अपने मैसेजेस देते थे इंडियंस को कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें चाहिए कि अब हम अपनी कंट्री को फ्री तरीके से रन करें। तो जो लोग लिटरेट थे वो तो राइटिंग्स के थ्रू अपनी चीज़ें बता देते थे और लोगों तक पहुंचा देते थे। तो उस समय पे भी एडवर्टिजमेंट इंडियन मार्केट्स में इंडियन प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल प्ले कर गया। इफ़ यू केयर द नेशन देन बाय द प्रोडक्ट्स एंड इंडियन प्रोड्यूस। एडवर्टीजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। तो उस समय पे स्वदेशी का बहुत ज़्यादा था कि जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे हम खुद ही यूज़ करेंगे, हम बाहर के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करेंगे। जैसे मैनचेस्टर के साथ क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन्होंने मैनचेस्टर को दोबारा रूल आउट करने ही नहीं दिया द वे इट यूज टू रूल्ड द कंट्री। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।